हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज मैं क्लास 12 का जो पार्ट 1 बना कर रखा है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र लेसन 4 पॉलिटिकल साइंस का, उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं आज। पार्ट 2 है, ध्यान सुनिएगा। मैंने ब्रिक्स तक बता दिए थे और ब्रिक्स में कुछ कुछ बातें, उद्देश्य जो बाकी हैं उनको मैं आज कंप्लीट करा रहा हूँ। देखिए, ब्रिक्स मैंने बताया था, ब्रिक्स जो है BRICKS, पहले ब्रिक था BRIC, मतलब जितने भी लेटर देख रहे हैं आप, सबका मतलब कोई कंट्री है। B4, R4, I4, C4, S4, है ना। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में आया। देखिए, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य था। यूएनओ वही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर आपसी सहयोग करना, आयात और निर्यात को सरल बनाना, आपसी सहयोग द्वारा विकास की गति को तेज करना और आपसी राजनीतिक सहयोग स्थापित करना, एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और साझा चुनौतियों का मिलजुल कर समाधान करने का प्रयास करना। देखिए, जितने भी संगठन बना हुआ है, चाहे आप नाटो लीजिए, चाहे वो WTO बना था, या फिर G7, G20, कोई भी संगठन को लीजिए, सबका उद्देश्य लगभग एक ही होता है कि ये लोग आपस में मिलकर किसी भी चीज़ को जो है लोग अंजाम देंगे। मतलब सब देश मिलकर, जो भी उस संगठन से जुड़े हुए हैं, सारा देश मिलकर जो है किसी भी आए हुए प्रॉब्लम्स को उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इनका उद्देश्य मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था, इसका पहला सम्मेलन 16 जून 2009 को याकित्रिन यानी रूस में हुआ था। इस सम्मेलन में 4 देश शामिल हुए, क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य नहीं था। दूसरा सम्मेलन 15 अप्रैल 2010 को ब्राज़ील में हुआ और इसी सम्मेलन के दौरान साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किया गया। कब? 2010 में। ब्रिक्स का तीसरा सम्मेलन होता है 14 अप्रैल 2011 को चीन में हुआ और जिसमें उसका नाम ब्रिक्स से बदलकर एक एस जोड़ दिया गया और एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका, तो हो गया ब्रिक्स। तो अब इस तरह 2020 में इसका सम्मेलन रूस में प्रस्तावित किया गया था। प्रस्ताव मतलब अब रूस में होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन में कहाँ कहाँ अभी तक सम्मेलन हो चुका है, आप देख पाते हैं, यहाँ देख रहे हैं। देखिए, उसके बाद देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इन लोगों का काम हुआ वो है NDB। NDB स्टैंड्स फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखिए, कहा जाता है कि ब्रिक्स के सभी देश, मतलब पांचों कंट्री, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका सभी ने मिलकर, सभी देशों ने मिलकर 2014 में एक बैंक का निर्माण किया जिसका नाम था NDB। अगर मैं इसको और डिटेल से बताऊँ, देखिए होता है क्या कि इसकी स्थापना होती है 15 जुलाई 2014 को और इनका जो उद्देश्य होता है, इनका उद्देश्य होता है कि ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए एक आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना। ठीक है, मतलब ब्रिक्स के जितने भी कंट्री है, पांचों कंट्री, और उसके साथ साथ और भी कोई देश जो अर्थव्यवस्था लेकर, एक नए अर्थव्यवस्था लेकर आ रहे हैं, तो वो सभी को मिलकर जो है एक नया एक मार्गदर्शन करवाना। तो NDB को पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से के अनौपचारिक बोल सकते हैं, इंडिविजुअली उन्हीं के नाम से जाना जाता था। और 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में इन्होंने, इस पांचों देशों ने मिलकर, मतलब 20% का शेयर, सभी देश बराबर बराबर शेयर दिए थे और 100 अरब डॉलर की पूंजी से इस बैंक को खड़ा किया, मतलब बैंक को स्थापना इसका कर दिया था। इनका जो मुख्यालय है इस बैंक का, इनका मुख्यालय शंघाई चीन में है और इनका जो महासचिव है वो है KV कामत, इंडियन है। तो ये 11 मई 2015 को चुना गया और रिसेंटली ये 27 मई 2020 को जो है ये अपना पद खाली कर दिए, मतलब छोड़ दिए, और इनके जगह पर ब्राज़ील के एक व्यक्ति मार्कोस ट्राइजो अभी वर्तमान में इनका महासचिव है, अध्यक्ष है। पहले KV कामत थे जब बने थे ये तब। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन पांचों देशों के पास वीटो का अधिकार नहीं है। जैसे मैंने आपको पढ़ा था, UN जो P5 कंट्री है, P5 मतलब परमानेंट 5 जो देश है, कौन कौन सा देश P5 में है? एक है USA, और उसके बाद है आपका रूस, फिर आपका हो गया UK मतलब इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, फिर फ्रांस और चाइना। इनके पास वीटो पावर है, लेकिन इनमें जो है किसी के पास वीटो पावर नहीं है और प्रत्येक भागीदार देश को एक बार मतलब एक वोट जो है इनके पास जो है आवंटित किया जाता है या किया जाएगा। ये इनका उस समय बनाने का उद्देश्य था। देखिए, इसको मुख्यालय मैंने बता ही दिया।
देखिए इसका कार्य क्या है कि यह बैंक जो है सदस्य देशों को, मतलब वही BRICS, यही 5 कंट्री को आसान किस्तों पर लोन देता है और सदस्य देशों को आर्थिक सुझाव देता है। सदस्य देश मतलब जो इसमें शामिल है 5 कंट्री, उसी को सदस्य देश कहा गया है और सदस्य देशों की तकनीक प्राप्त करने में सहायता करता है। अब ब्रिक्स की विशेषताएं क्या है, देखिए कि ब्रिक्स देशों में विश्व की लगभग 40% जनसंख्या रहती है और विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले मुख्य 2 देश है भारत और चीन, जो ब्रिक्स में ही शामिल है। तो विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश जो है रूस, ये भी ब्रिक्स का सदस्य है। मतलब बड़े बड़े कंट्री जो इसमें शामिल है, चाहे वो क्षेत्रफल के हिसाब से हो या फिर जनसंख्या के हिसाब से हो, पॉपुलेशन के हिसाब से हो। अगर क्षेत्रफल की बात करो तो रूस है और पॉपुलेशन की बात करो तो भारत और चीन है। तो रूस को छोड़कर बाकी सभी देश विकासशील है, यानी रूस जो है विकसित है। भारत तथा चीन उभरती हुई शक्ति के रूप में आगे आ रहे हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक यह समूह अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, यानी यही 5 कंट्री मिलकर। तो इसका जीडीपी पूरे विश्व की लगभग 23% है। ये 5 देश का जीडीपी मिलाकर पूरे विश्व के लगभग 23% है और पूरे विश्व का लगभग 27% क्षेत्रफल इस संगठन के देशों के अंतर्गत आता है। तो ब्रिक्स की इतनी सारी खूबियाँ हैं। अब ब्रिक्स की जो वर्तमान जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या, देखिए कि वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो ब्रिक्स अपने कार्यों को करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका है। इसीलिए हुआ क्योंकि ब्रिक्स के देशों के बीच कुछ आपसी मतभेद है। जैसे कि भारत और चीन जो है, इस दोनों के बीच विवाद चलता है। देखिए भारत चीन विवाद तो लंबे समय से चले आ रहे हैं, जानते ही हैं, है ना। इजराइल का निर्माण देखिए क्या होता है। मैं थोड़ा सा इजराइल के बारे में अगर बात करूं तो इजराइल देखिए बोला है कि फ़िलिस्तीन से अलग होकर, मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं उसको आप लिखते जाइएगा, कि 1947 तक केवल एक ही देश था और उनका नाम था फ़िलिस्तीन, ठीक है। और होता क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत हिटलर, जिनको मार के भगा रहा था, वे यहूदी यहीं पर आ गए थे और मतलब बहुत बड़े इसमें जो है होलोकॉस्ट हुआ था इसमें। तो अंग्रेज़ों ने फ़िलिस्तीनों को एक वादा किया था कि अगर तुम हिटलर के खिलाफ़ मेरा साथ दोगे और जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें फ़िलिस्तीन में तुम्हारे ओरिजिनल जगह पर मतलब तुमको बसा देंगे। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपना वादा पूरा किया और उस समय फ़िलिस्तीन अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, इसलिए उनका बात को मानना पड़ा। और जब मतलब कहा जाता है कि 1947 तक तो इजराइल था ही नहीं, केवल एक ही देश था, उसका नाम था फ़िलिस्तीन ही। और इस तरह करके कहा गया है। देखिए इजराइल की 2 राजधानियां हैं, एक है तेल अवीव, भारत मानता है तेल अवीव को, भूमध्य सागर के पास है, मेडिटेरियन सी के पास, और अमेरिका मानता है उसका यरूशलेम को, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, देखिए कि फ़िलिस्तीन से अलग होकर 14 मई 1948 को इजराइल एक अलग देश बना और यह विश्व का अकेला यहूदी देश है। आज़ाद होने के बाद इसकी सबसे बड़ी समस्या रही कि इसके आसपास के मुस्लिम देश, आज़ाद होने के तुरंत बाद मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने इस पर हमला कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई अरब इजराइल वॉर की, जो कि 1948 से लेकर 1940 तक चली। इसमें इजराइल जीता और उसने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जून युद्ध 1967, यानी इसको बोला जाता है 6 डे वॉर। ये 6 डे वॉर क्या है, आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि 6 डे वॉर क्या है। देखिए कहा है क्या कि 15 मई 1948 को स्वतंत्र हुआ इजराइल और 16 मई को जॉर्डन ने यरूशलेम पर हमला करके उसे मतलब अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। मतलब 15 तारीख को 1948 को 15 मई 1948 को इजराइल आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ और नेक्स्ट डे यानी 16 मई को जॉर्डन ने, जो कि उसके पश्चिम में एक देश है जॉर्डन, उसने यरूशलेम पर क्या किया, उसने हमला किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। यानी उस समय मतलब जॉर्डन जो थे वो फ़िलिस्तीन के साथ में था, यानी यरूशलेम को छीनकर फ़िलिस्तीन को देना चाहता और दे भी दिया था। तो जॉर्डन एक मुस्लिम राष्ट्र है, सबको पता है, और यह कब्जा उन्होंने अपने लिए नहीं था, फ़िलिस्तीनियों के लिए किया था, जो मैंने अभी तुरंत बताया आपको। 1949 से लेकर 1967 तक, यानी 18 साल तक पूर्वी किनारा फ़िलिस्तीन एवं पश्चिमी किनारा जो था वो इजराइल के पास था। तो 1967 में इजराइल यरूशलेम को वापस लेने के लिए युद्ध लड़ता है। 6 दिन तक युद्ध चलता है और पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन समाप्त कर दिया जाता है मतलब इजराइलों के द्वारा।
जिसे इतिहास में 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। यह वॉर 5 जून 1967 से लेकर 10 जून 1967 तक हुआ। यह कहा जाता है कि यह युद्ध इतना घातक था कि मात्र 6 दिन के अंदर अंदर जॉर्डन, इजिप्ट और फिलिस्तीन को अपने कब्जे में कर लिया था इजराइल। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यरूशलेम, जो कि इजराइल की राजधानी थी, तो यरूशलेम इजराइल को दे दिया गया। और कहा जाता है, और एक फैक्ट इसमें और भी है कि इसी 9-10 मई को यरूशलेम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो जो मैंने बताया वही यहाँ लिखा गया है ना। इजराइल की भौतिक स्थिति देख लीजिए, इसके आसपास लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र जैसे सब मुस्लिम देश है और कुल क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 85 लाख, वहीं समथिंग 85 लाख 96 लाख के आसपास में जनसंख्या है और दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। और विश्व में कहीं भी जन्म लेने वाला यहूदी व्यक्ति इजराइल का नागरिक होता है। राजनीतिक विशेषताएं देखिए, यहाँ का राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। मैंने बताया इजराइल की 2 राजधानियाँ हैं, तेल अवीव भारत मानता है और यरूशलेम को अमेरिका मानता है। यहाँ का राष्ट्रपति रेवेन रिविलिन है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। यहाँ पर भी भारत की तरह ही संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। सैन्य व्यवस्था की बात करो तो सेना की शक्ति के आधार पर इजराइल विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है और इसकी सेना में लगभग 35 लाख सैनिक है। और इजराइल में सेना में महिलाओं को भी शामिल किया जाता है और सभी स्कूल विद्यार्थियों को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। सैन्य प्रौद्योगिकी में इजराइल बहुत ज़्यादा आगे और अन्य देशों के मुकाबले है। इजराइल में लड़कों को कम से कम 3 साल, लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना एकदम कंपलसरी, अनिवार्य है। यह सब सैन्य हथियारों में सक्षम नहीं है, बल्कि इनका निर्यात भी बड़े स्तर पर करता है। आर्थिक विशेषता देखिए, जीडीपी के आधार पर इजराइल का विश्व में 21वां स्थान है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इजराइल विकसित देशों से भी ज़्यादा आगे है। और रूस का देखिए दिखा गया है। रूस का मैंने आपको पहले ही बता कर रखा है कि रूस जो बोल्शेविक क्रांति के बाद 1917 के बाद जो है एक सोवियत संघ के नाम के साथ यहाँ आया था। इसमें 15 कंट्री हैं और फिर ये अलग हो गया था WTO को विघटन के बाद। मैंने आपको इस सारा बात बता कर रखा पहले से ही। अगर नहीं देखें तो पहला वीडियो देखिए, आपको उसमें सारा चीज़ जो है जानकारी मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप नए हैं तो इसे अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी नए नए वीडियो अब तक पहुंच सके।